ये कहानी सृष्टि और डुगु नाम के भाई बहन की है, जो अपनी दादी के साथ सिलीपुर नामक गांव के पास बसी एक बस्ती में रहते थे। उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब थे और वो सब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सृष्टि और डुगु के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों अपनी दादी भवानी के साथ रहते थे। भवानी बाजार में बांस की टोकरी बेचा करती थी और उससे जो कुछ भी वो कमा पाती थी, बस उसी से उनका घर चलता था। सृष्टि और डुगु भी अपनी दादी के साथ बांस की टोकरी बेचा करते थे। अब उन दोनों के लिए उनकी दादी भवानी ही उनकी माँ और बाप थी। वो दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठंड का मौसम आ गया था। एक दिन भवानी दोनों बच्चे सृष्टि और डुगु से बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ। जितने बांस के टोकरी बनाए हैं बिक गए तो हमारे लिए अच्छा होगा। तुम दोनों घर में ही रहना। बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है। यहीं आग जलाकर बैठना तुम दोनों। आप भी बाहर मत जाओ ना दादी, बाहर बहुत ठंड है और बादल भी हो गए हैं। मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं नहीं गई तो हम खाएंगे क्या? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों घर पर ही रहना। ऐसा बोलकर भवानी बांस की टोकरी बेचने बाजार जाती है, लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थीं और ठंड के मारे भवानी के हाथ पैर भी सुन्न हो रहे थे। टोकरी ले लो, टोकरी, सुंदर सुंदर बांस की टोकरी ले लो। भवानी बाजार जाकर बांस की टोकरी बेचती थी। सभी उसकी बनाई बांस की चीजों की बहुत तारीफ करती थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। आज भी ये सारे टोकरी बिक जाए तो मैं सृष्टि और डुगु के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी। वो बेचारे भी इस ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। अभी भवानी के कुछ ही बांस के टोकरियां बिके थे। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगती है और भवानी ठंड में भीगते हुए घर पहुंचती है। दादी, आप तो पूरी भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो। बाहर बहुत ठंड है ना? भवानी बारिश में भीग गई थी। ऊपर से इतनी ठंड, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। बच्चे भी क्या कर सकते थे, है तो वो छोटे। फिर भी डुगु ने कहा, दीदी, तुम जल्दी से आग जलाओ ना। सृष्टि बाहर से लकड़ियां लाती है और आग जलाती है। भवानी को ठंड लगने से बहुत तेज बुखार हो जाता है और बच्चे भी परेशान, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सृष्टि की दादी बुखार से बोल भी नहीं पा रही थी। रात तो उन्होंने जैसे तैसे काट ली। अगली सुबह, दादी, आपको तो बुखार हो गया है। डुगु, दादी को बहुत बुखार हो गया है और घर में खाना भी नहीं है। तू आज गुब्बारे बेचने चला जा, मैं घर पे दादी का ध्यान रखती हूँ। ठीक है दीदी, मैं गुब्बारे बेचने चला जाता हूँ। और डुगु गुब्बारे बेचने चला जाता है। बाजार में लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन उन सब लोगों के बीच डुगु ने पतले से कपड़े पहने हुए थे और पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। और उन सब लोगों के बीच वो गुब्बारे बेच रहा था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची गुब्बारों को देखकर डुगु के पास आती है और वो गुब्बारे देखकर बहुत खुश हो रही थी। तुम्हें गुब्बारे चाहिए क्या? तभी उस लड़की के माँ पापा वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को कुछ बोलते हैं। बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था, इधर उधर नहीं जाना है। साहब, इसे गुब्बारे चाहिए, ले लो ना साहब। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए।
और वहाँ आदमी अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो डूगू को ऐसे ठंड में बिना जूतों के और पतले कपड़ों में देखती है। इधर अभी तक डूगू का एक भी गुब्बारा नहीं बिखा था और वो बहुत उदास भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से उसकी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तभी वो औरत डूगू से बोलती है, बेटा मुझे कुछ गुब्बारे दे दो ना। डूगू खुश होकर उन्हें 2 गुब्बारे दे देता है। तुम्हें ठंड नहीं लगती है? इतनी ठंड में बिना जूतों के घूम रहे हो और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। जी मेरे पास जूते नहीं हैं और गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है, सिर्फ दादी माँ है और अपनी दादी और बहन के साथ रहता हूँ। तभी वो औरत अपनी शॉल उतारकर डूगू को दे देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। ये लो, मेरी ये शॉल ओढ़ लो और ये कुछ पैसे रखो, अपने लिए जूते ले लेना। डूगू पैसे और शॉल ले जाता है और औरत का धन्यवाद करता है। अभी डूगू बहुत खुश था और वो सोचता है डूगू अपने लिए जूते नहीं लेता। वह उन पैसों से दवाई और खाने का कुछ सामान लेकर घर चला जाता है। और जब वो घर पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ठंड और बुखार की वजह से उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। भवानी के जाने के बाद अब सृष्टि और डूगू बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिनों तक तो बस्ती वालों ने उन बच्चों का साथ दिया और खाने को भी दे दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों बच्चों को पूछना और खाना देना उन लोगों ने बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे भूखे रहने लगे और भूख की वजह से उनको भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अभी उनको खाने के तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकना पड़ रहा था। ऊपर से ठंड का भी समय था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहीं रुक जाते हैं ना? डुक्कू मेरे भाई आगे कहीं रुकते हैं। दीदी मैं क्या करूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरे पैर हाथ काम नहीं कर रहे हैं और मैं चल नहीं पा रहा। वहां चलते चलते उन दोनों को शाम हो जाती है। डूगू अपनी दीदी से कहता है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा है दीदी। डुग्गू थोड़ी और आगे चलते हैं, शायद कोई अच्छा ठिकाना मिल जाए और वहाँ खाने का भी इंतजाम हो जाए। और थोड़े आगे चलते हैं डुग्गू। आगे सड़क पर जाते जाते डूगू सृष्टि से बोलता है, दीदी वो देखो आग जल रही है। दीदी जल्दी चलो वहाँ जाकर आग सेकते हैं, मेरे तो हाथ पैर सून पड़ गए हैं। डूगू भागकर वहां चला जाता है और पीछे पीछे सृष्टि भी वहां पहुंचती है। सृष्टि देखती है कि वहां आसपास और भी जली हुई लकड़ियां और जली हुई राख पड़ी हुई थी। सृष्टि उसे देखकर समझ जाती है कि यह शमशान घाट है, जहां पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। और जो आग अभी जली हुई है वो भी किसी की चिता जल रही थी। ये देखकर सृष्टि बहुत डर जाती है। डुग्गू यहाँ से चल चल, ये अच्छी जगह नहीं है। नहीं दीदी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो गए हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सृष्टि के कहने पर भी डूगू सृष्टि की बात नहीं सुनता और वही आग के पास बैठकर आग सेकने लगता है। सृष्टि सब जानते हुए भी डूगू से दोबारा वहां से चलने को नहीं बोलती, क्योंकि इतनी ठंड में उनके पास और कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को गर्म रख सकें। उन्हें उस समय उस आग की बहुत जरूरत थी। इसलिए सृष्टि भी बिना कुछ बोले आग के पास बैठ जाती है। वहां बैठे बैठे उन दोनों को नींद आ जाती है और वो वही आग के पास सो जाते हैं। और सुबह हो जाती है। तभी वहां से एक कार गुजरती है और उसमें बैठी एक औरत की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वह गाड़ी से उतरकर महिला उन बच्चों को बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सृष्टि और डूगू सारी बात उस औरत को बताते हैं। जी हमारे माँ बाप भगवान के पास चले गए हैं और हम दादी के साथ रहते थे।
वो भी इस ठंड में बीमार हुई और हमें छोड़कर चली गई और हम अनाथ हो गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े और खाना दूंगी और तुम्हारे जैसे और भी बच्चे वहाँ होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई भी कर पाओगे। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी और वो ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। फिर वो औरत उन दोनों बच्चों को अपने साथ वहां से ले जाती है और वहां और भी बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलेगी। किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। डूगू और सृष्टि वहां बाकी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। उन अनाथों को एक सहारा मिल गया और बाकी बच्चों की तरह उन्हें एक छत मिल गई। इस ठंड में उन्हें भगवान ने एक छत दिलवा दी और बाकी के बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे। ठंड से कांपते हुए वे एक चिता की आग के पास बैठे जहां उन्हें एक औरत मिली जो उन्हें अपने एनजीओ में ले गई। वहां उन्होंने नया घर, खाना और शिक्षा पाई। अब सृष्टि और डूगू सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। मॉरल: संकट के समय धैर्य और एकता से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। मदद की उम्मीद रखें क्योंकि अच्छाई कहीं न कहीं मौजूद होती है।